नमस्कार दोस्तों, मैं हेमचंद आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे चैनल एचएस एग्ज़ाम नोट्स में। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं हिंदी, और हिंदी के अंदर हम देखेंगे वर्ण विचार, जिसे वर्णमाला भी कहते हैं, और इसमें आते हैं स्वर और व्यंजन। तो दोस्तों, आप किसी भी प्रकार के एग्ज़ाम दो, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, उसमें हिंदी पूछे ही जाते हैं और इस टॉपिक से क्वेश्चन आते ही आते हैं, और ये मोस्ट आईएमपी टॉपिक है। तो दोस्तों, वीडियो को आप पूरा देखना और आपको पूरा डिटेल से बताया जाएगा कौन सा क्या है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. तो दोस्तों, सबसे पहले हम वर्ण देखते हैं कि वर्ण क्या होता है। भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। वर्णों के इस समूह को वर्णमाला कहते हैं। इसके टुकड़े नहीं किए जा सकते। हिंदी में दो प्रकार के वर्ण हैं, पहला स्वर और दूसरा व्यंजन। तो दोस्तों, हिंदी की देवनागरी लिपि में कुल 52 वर्ण हैं। यह वर्णमाला इस प्रकार है। स्वर ये 11 हैं, अयोगवाह 2 हैं तथा मूल व्यंजन 33 हैं, संयुक्त व्यंजन 4 हैं तथा द्विगुण व्यंजन 2 हैं। कुल मिलाकर 52 वर्ण हैं। तो चलिए दोस्तों, इसको हम पूरा एक एक करके समझते हैं कि क्या क्या है। तो सबसे पहले हम देखते हैं स्वर। स्वर क्या होता है? जो वर्ण बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता से स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं वह स्वर कहलाते हैं। मानक हिंदी में स्वरों की संख्या 11 है, और ये है अ, आ, ई, उ, री, ए, ओ, औ। तो दोस्तों, इस प्रकार ये 11 स्वर हो गए। अब उच्चारण पर लगने वाले समय के आधार पर स्वर के 3 भेद होते हैं। तो वो कौन कौन से 3 भेद हैं? पहला है ह्रस्व स्वर, दूसरा दीर्घ स्वर और तीसरा प्लुत स्वर। स्वर को 3 भागों में बांटा गया है। तो पहला हम देखते हैं ह्रस्व स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है उसे ह्रस्व स्वर कहते हैं, और इनकी संख्या 4 है। तो वो कौन कौन से हैं? अ, ई, उ और री। तो इस प्रकार ये 4 हो गए। तो दोस्तों, इसमें मैं री के बारे में एक छोटा सा आपको बात बता दूं कि री को लिखित रूप में केवल स्वर माना जाता है तथा उच्चारण की दृष्टि से इसे व्यंजन की श्रेणी में रखा गया है। चूँकि मानक हिंदी में स्वरों की संख्या 11 है, तो री को भी स्वर में ही गिना जाता है। अब देखते हैं दीर्घ स्वर। तो जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से 2 गुना समय लगता है उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं, जैसे आ, ई, उ, ए, ओ, औ। और दीर्घ स्वर की संख्या 7 है दोस्तों। इसके बाद हम देखते हैं प्लुत स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से 3 गुना समय लगता है उसे प्लुत स्वर कहते हैं, जैसे ओम, हे, राम। इसमें किसी को पुकारा जाता है तब इसका उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों, ये थे स्वर। अब हम देखते हैं व्यंजन। जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से होती है वे व्यंजन कहलाते हैं। तो दोस्तों, आप इस चार्ट में देख सकते हैं कि 11 स्वर हैं, जिसको हम पहले देख चुके हैं, और इसमें अनुनासिक है 1 और अह विसर्ग है 1। तो दोस्तों, इसमें अब हम देखते हैं व्यंजन। तो मैंने शुरू में कहा था कि मूल व्यंजन जो होता है वो होता है 33। तो वो कौन कौन से हैं? क से लेकर आप ह तक देखेंगे ऊष्म व्यंजन वाले लाइन में, तो यहाँ तक होता है मूल व्यंजन, और इसकी संख्या है 33। और इसमें इसको अलग अलग भागों में बांटा गया है। तो पहला है स्पर्श व्यंजन। तो इसकी स्पर्श व्यंजन टोटल है 25, और ये है क, ख, ग, घ, ड़, च, छ, ज, झ, य, ट, ठ, ड, ढ, ड़, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म। तो 25 स्पर्श व्यंजन हैं, आप लिख लीजिए। और इसके बाद है 4 अंतस्थ व्यंजन, यर, ल, व। इसके बाद है 4 ऊष्म व्यंजन, श,
स ह। तो ये 33 मूल व्यंजन हैं। इसके बाद है 4 संयुक्त व्यंजन जो मूल व्यंजन से ही जुड़कर संयुक्त होकर बना हुआ है, और वो है छ त्र ज्ञ श्र। और इसके बाद 2 द्विगुण व्यंजन हैं जिसे उत्क्षिप्त व्यंजन भी कहते हैं, और ये है ड और ढ। तो चलिए दोस्तों, अब हम इसको एक एक करके समझते हैं। अब व्यंजन के 3 प्रकार हैं। पहला है स्पर्श व्यंजन, दूसरा अंतस्थ व्यंजन और तीसरा ऊष्म व्यंजन। तो सबसे पहले हम देखते हैं स्पर्श व्यंजन। जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय श्वास मुख के विभिन्न स्थानों का स्पर्श करती हुई बाहर निकलती है, उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। और स्पर्श व्यंजन की संख्या 25 है दोस्तों। तो इसको हम 2 भागों में बांट सकते हैं, पहला व्यंजन और दूसरा उच्चारण स्थान। तो इसमें पहला आता है क वर्ग। क वर्ग में क्या क्या है? क ख ग घ ड़। इसमें 5 वर्ण हैं, क ख ग घ ड़। इसको क वर्ग कहते हैं और इसका उच्चारण स्थान है कंठ। कंठ से क वर्ग का उच्चारण किया जाता है। इसके बाद है च वर्ग। च वर्ग में आते हैं च छ ज झ या, और इसका उच्चारण स्थान है तालु, जो कंठ के थोड़ा सामने होता है, मतलब आगे की तरफ, कंठ से थोड़ा आगे, वो होता है तालु। और तालु से च वर्ग का उच्चारण किया जाता है च छ ज झ या। ये भी मोस्ट IMP है। इसके बाद है ट वर्ग। तो ट वर्ग में आते हैं ट ठ ड ढ ड़, और इसका उच्चारण स्थान है मूर्धा, जो तालु के सामने होता है, जो बीच में। अगर आप अपने ज़बान को पकड़ ले तो आप ट वर्ग का उच्चारण कर ही नहीं पाएंगे, आप कोशिश कर लीजिए। तो दोस्तों इसके बाद है त वर्ग। त वर्ग में आते हैं त थ द ध न, जिसका उच्चारण स्थान है दंत। अब त वर्ग का उच्चारण करेंगे तो आपका ज़बान जो है वो आपके दांत को छुएगा। जैसे आप उच्चारण करके देख लीजिए, त थ द ध न। तो ये हुआ। इसके बाद है प वर्ग। इसमें आते हैं प फ ब भ म। इसका उच्चारण स्थान है ओष्ठ। मतलब प वर्ग का आप उच्चारण करेंगे तो आपका दोनों होंठ जो है वो आपस में मिलेंगे, और इसी को कहते हैं प वर्ग। जैसे प फ ब भ म, तो दोनों ओठ आपस में टकराए, ये इसका उच्चारण स्थान है ओष्ठ। तो दोस्तों इस प्रकार स्पर्श व्यंजन में 25 वर्ण हैं, जिसको क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग में बांटा गया है, और इसका उच्चारण स्थान कंठ, तालु, मूर्धा, दंत और ओष्ठ है। तो दोस्तों अब हम देखते हैं अंतस्थ व्यंजन। ये क्या होता है? जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों और व्यंजनों के मध्य का होता है तथा जिनके उच्चारण में श्वास अंदर की तरफ जाए, वह अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। इनकी संख्या 4 है दोस्तों, और ये है य, र, ल, व। और इसमें य तथा व को अर्ध स्वर भी कहा जाता है। आप इसे लिख लीजिए, मोस्ट IMP है। इसके बाद तीसरा हम देखते हैं ऊष्म व्यंजन। तो ऊष्म व्यंजन क्या होते हैं? इन वर्णों के उच्चारण के समय हवा के रगड़ खाने से मुख में गर्मी अर्थात ऊष्मा उत्पन्न होती है, अतः इन्हें ऊष्म व्यंजन कहा जाता है। इनकी संख्या 4 है, और ये है श, स, स, ह। पहला वाला श है तालव्य श, उसके बाद दूसरा वाला श है मूर्धन्य श, और तीसरा वाला श है दंतव्य श। तो श, श, स, ह, ये हो गया ऊष्म व्यंजन। अब हम देखते हैं संयुक्त व्यंजन। 2 भिन्न व्यंजनों के योग से बने वर्ण संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। इनकी संख्या 4 है। तो ये कौन कौन से हैं? छ, त्र, ज्ञ और श्र। तो ये छ जो बना है वो आधा क और षटकोण वाला श से मिलकर बना है, और इसके उदाहरण है क्षमा, क्षत्रिय, कक्षा। इसके बाद हम देखते हैं त्र, जो आधा त और र से मिलकर बना है त्र।
इसके उदाहरण है पत्र, चित्र, त्रिकोण। इसके बाद है ज्ञ, जो आधा ज और इया से मिलकर बना है, जिसे ज्ञ कहते हैं। और इसके उदाहरण है ज्ञात, ज्ञान, यज्ञ। इसके बाद है श्र, जो शक्कर वाला आधा श से मिलकर बना है और र से श्र, तो इसके उदाहरण है श्रमिक, श्रम और श्रद्धा। तो दोस्तों इसके बाद हम देखते हैं उच्छिप्त व्यंजन या द्विगुण व्यंजन। यह ऐसा व्यंजन होता है जिसे अचानक मुंह में जिह्वा या अन्य किसी भाग को सिकोड़कर किसी अन्य भाग की ओर जोर से फेंका जाए। ये होता है ड़ और ड। दोस्तों अब हम ड़ का उदाहरण देखें तो ड़, लड़ना, लड़ाई, पेड़। इसी प्रकार ड़ का उदाहरण देखें तो पढ़ना, पढ़ाई, बूढ़ा, छत्तीसगढ़। और कौन कौन से संयुक्त व्यंजन है इसको भी हम देख लेते हैं। तो पहला है द्वित्व व्यंजन। दो समान व्यंजन ध्वनियों से बने संयुक्त व्यंजन द्वित्व व्यंजन कहलाते हैं। जैसे आधा च और च मिलकर बना सच्चा, कच्चा, बच्चा। आधा क और क मिलकर बना क, जैसे पक्का, चक्का, सिक्का। आधा त और त मिलकर बना त, और ये है कुत्ता, पत्ता, छत्ता आदि। दोस्तों ये बेसिक है, मैं आपको ये इसीलिए बता रहा हूँ ताकि आपको याद रहे और पूछ दिया जाए द्वित्व व्यंजन क्या है तो आपको पता रहे कि द्वित्व व्यंजन ये होता है। इसके बाद है व्यंजन गुच्छ। तो ये क्या होता है? दो या दो से अधिक व्यंजनों के मेल से बने अनेक संयुक्त व्यंजन व्यंजन गुच्छ कहलाते हैं। तो दोस्तों अब हम देखते हैं र व्यंजन के रूप में। र एक ऐसा व्यंजन है जिसका अन्य व्यंजनों के साथ मेल होने से उसका रूप बदल जाता है। यदि र स्वर रहित हो तो यह अगले व्यंजन के सिर पर इस रूप में लग जाता है, इसे रेफ कहते हैं। जैसे उदाहरण हम देखें तो ध प्लस आधा रा प्लस म, ये हो जाएगा धर्म। इसी प्रकार प प्लस आधा रा प्लस व, और ये हो जाएगा पर्व। क प्लस आधा रा प्लस म, ये हो जाएगा कर्म। तो र के दूसरे रूप को हम देखते हैं। यदि र के पूर्व व्यंजन स्वर रहित हो तो उसमें र पूर्व व्यंजन के नीचे इस रूप में लिखा जाता है, इसे पदेन कहते हैं। जैसे उदाहरण हम देखें तो आधा ग प्लस र मिलकर हो जाएगा ग्रह, और इसके उदाहरण है ग्रह। इसी प्रकार आधा भ और र मिलकर हो जाएगा भ्र, और इसके उदाहरण है भ्रम। इसी प्रकार आधा क और र मिलकर हो जाएगा क्र, और इसके उदाहरण है क्रम। दोस्तों इसी प्रकार ट तथा ड़ के साथ र नीचे इस रूप में लिखा जाता है, इसे भी पदेन कहते हैं। जैसे आधा ट और र, ये हो जाएगा ट्रक, ट्रॉफी। और इसी प्रकार आधा ड और र, ये हो जाएगा ड्रम, ड्रामा। ये इसके उदाहरण है। तो दोस्तों ये हो गया व्यंजन। अब हम देखते हैं आगत ध्वनियाँ क्या होती है। तो हिंदी भाषा में विदेशी भाषाओं के शब्दों के साथ आई हुई ध्वनियाँ आगत ध्वनियाँ कहलाती है, और ये है आ, ज और फ। तो दोस्तों आप देख रहे होंगे कि आ के ऊपर अर्धचंद्राकार नामक चिन्ह विकसित किया गया है, जिसका स्वयं में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। इसको हम उदाहरण के रूप में समझें तो हॉट एक शब्द है जिसका अर्थ होता है गर्म। इसके ऊपर हम इस चिन्ह को हटा दें तो इसका रूप ही बदल जाएगा और यह हो जाएगा बाजार। इसी प्रकार बॉल जिसका अर्थ होता है गेंद, इसके ऊपर भी हम इस चिन्ह को हटा दें तो इसका भी रूप बदल जाएगा और यह हो जाएगा बाल, अर्थात सिर के बाल हो जाएगा। इसी प्रकार हम दूसरे आगत शब्द को देखें तो वो है ज। इसमें ज के नीचे छोटा सा बिंदु होता है जिसको हम नुक्ता कहते हैं। ज और फ में नुक्ता लगाना लेखन
तथा उच्चारण दोनों में आवश्यक है। इस ज़रा ज के नीचे जो नुक्ता है उसको हम पढ़ें तो ज से पढ़ते हैं ज़रा, जिसका अर्थ होता है थोड़ा, और इसके नीचे हम नुक्ता हटा दे तो वो हो जाएगा जरा, जिसका अर्थ हो जाएगा बुढ़ापा। इसी प्रकार ज़मींदार, सज़ा, इस प्रकार इसका उपयोग किया जाता है। और अगला है फ। इसमें भी फ के नीचे छोटा बिंदु होता है, इसे भी हम नुक्ता कहते हैं। और इसके उदाहरण है कफन, फन आदि। तो दोस्तों इसके बाद हम देखते हैं अयोगवाह। तो अनुस्वार तथा अह विसर्ग अयोगवाह है। ये ना तो स्वर है और ना व्यंजन है, ये अ के योग से बोले जाते हैं। तो अनुस्वार क्या होता है इसको हम देखते हैं। इस ध्वनि का उच्चारण माँ या न के समान होता है। इसका लिपि चिन्ह इस प्रकार है। इसका प्रयोग स्वरों और व्यंजनों के ऊपर बिंदु के रूप में किया जाता है, जैसे कंस, हंस, अंश आदि। अब विसर्ग हम देखते हैं। स्वर से परे जो दो बिंदियां लगाई जाती हैं वे विसर्ग कहलाती हैं। इसका उच्चारण केवल संस्कृत से आए हुए कुछ तत्सम शब्दों के साथ ही किया जाता है। जैसे उदाहरण के लिए हम देखें तो अतः, प्रायः, प्रातः आदि। अब देखते हैं अनुनासिक। अनुनासिक क्या होता है। तो अनुनासिक वर्णों का एक गुण है। इसको चंद्र बिंदु भी कहते हैं। इसका चिन्ह इस प्रकार है। इसका प्रयोग स्वरों और व्यंजनों के ऊपर किया जाता है, जैसे आँख, चांद, माँ आदि। इसका उच्चारण नाक और मुंह से किया जाता है। तो बस दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो में हमने जाना वर्णमाला के बारे में, जिसमें हमने जाना कि भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। और वर्णमाला में कुल 52 वर्ण हैं, जिसमें 11 स्वर तथा 33 मूल व्यंजन हैं। और स्वर को भी 3 भागों में बांटा गया था, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। और इसके बाद हम व्यंजन देखें तो व्यंजन को भी 3 भागों में बांटा गया था। पहला था स्पर्श व्यंजन, दूसरा अंतस्थ व्यंजन और तीसरा ऊष्म व्यंजन। तो हम देखे थे कि स्पर्श व्यंजन में कुल 25 वर्ण थे, जिसे क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग में बांटा गया था, जिसे कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओठ से उच्चारित किया जाता था। तो दोस्तों इसके बाद है अंतस्थ व्यंजन, और ये है य, र, ल, व, जिसमें य तथा व को अर्ध स्वर भी कहा जाता है। इसके बाद हम देखे थे ऊष्म व्यंजन, और ये थे श, श, स और ह। इसके बाद थे संयुक्त व्यंजन, और ये थे छ, त्र, ज्ञ और श्र तथा द्विगुण व्यंजन ड़ और ढ। इसके बाद हम देखे थे आगत ध्वनियाँ। तो आगत ध्वनियाँ आ, ज और फ थे, जिसमें अ के ऊपर अर्धचंद्राकार नामक एक चिन्ह विकसित किया गया था। और उसके बाद ज के नीचे एक बिंदु होता है, ज और फ के नीचे, तो इस बिंदु को हम नुक्ता कहते हैं। और इसके बाद हम देखें अयोगवाह। तो अयोगवाह और अह होता है, जिसे को हम अनुस्वार कहते हैं और अह को विसर्ग कहते हैं। तो दोस्तों अगले वीडियो में हम इसी का पार्ट 2 देखेंगे, वर्णमाला का भाग 2, जिसमें हम जानेंगे अघोष, सघोष के बारे में और अल्प प्राण, महाप्राण के बारे में जानेंगे। तो दोस्तों आप बने रहे हमारे साथ और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो दोस्तों वीडियो बहुत लंबा हो गया, तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।